ही गाइस वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो पर्सन भी फर्स्ट टाइम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है उसको क्या बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं आपको 6 यूजफुल इस वीडियो के अंदर टिप्स बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक फर्स्ट टाइम ITR फाइलिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद से अपनी ITR फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in पर विजिट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहली जो टिप है वो है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच का डिफरेंस। जो भी फर्स्ट टाइम फाइलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। जब उनके सामने रिटर्न आती है तो वो पता नहीं लगा पाते कि कौन से ईयर के रिटर्न है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर को बेसिकली आप फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। जो अपना प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। मतलब जैसे अगर मैं करंट ईयर की बात करूँ तो अप्रैल 2020 से मार्च 2021। इसका मतलब क्या है कि इस साल आप अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में जितनी भी आपने इनकम कमाई है उसी के ऊपर बेसिकली आपको अपनी टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी। ना उसके पीछे जाना है ना आपको उसके आगे जाना है। अगर मैं असेसमेंट ईयर की बात करूं तो जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो उससे आप उसमें एक ज़्यादा जोड़ दीजिए। मतलब मान लीजिए अगर फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 की अगर आप फाइल कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा आपका 21 और 22। तो गाइज ये डिफरेंस होता है आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के अंदर। गाइज जो सेकंड टिप्स है वो है ड्यू डेट। जी हाँ, तो कई लोगों को तो यहाँ पे मालूम ही नहीं होता कि लास्ट ड्यू डेट की नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि अभी भी मेरे पास में वो लोग आ रहे हैं जो अपनी पिछले से पिछले साल की रिटर्न जो है बेसिकली फाइल कराना चाहते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे ड्यू डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल दिया। पहले तो हम लोग क्या करते थे कि कई लोग जैसे लोन के लिए भी अप्लाई करते थे तो 2 साल की रिटर्न एक साथ फाइल करके आराम से मतलब बेसिकली वो निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे कई सारे गवर्नमेंट ने अपने रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे चेंज कर दिए, तो आपको ड्यू डेट हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मैं करंट ईयर की बात करूं बेसिकली तो नॉर्मली क्या होता है कि 31 जुलाई होती है हर साल की ड्यू डेट। मतलब 31 जुलाई 2021। मतलब हर बार कोई ना कोई हर साल कोई ना कोई रीजन की वजह से गवर्नमेंट जो है इसको बेसिकली एक्सटेंड कर देती है। तो इस साल भी ये एक्सटेंड होके 30 सितंबर 2021 यहाँ पे हो चुकी है। तो अगर इस ड्यू डेट के अगर आप बियॉन्ड फाइल करेंगे तो आपके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लग सकती है। अगर मान लीजिए 2.5 लाख के नीचे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन 2.5 लाख के अगर ऊपर की इनकम की अगर आप ITR फाइल करेंगे तो 1000 रुपीज़ की आपकी यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। उसके बाद में अगर 5 लाख के ऊपर की फाइल करेंगे तो यहाँ पे 10,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है और साथ में आपका इंटरेस्ट वगैरह भी लगेगा। तीसरा गाइस जो मेन पॉइंट है वो है आपका फॉर्म 16 अपना कलेक्ट करना है एम्प्लॉयर से अगर पॉसिबल हो तो। जी हाँ, तो देखिए गाइस, मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि फॉर्म 16 का फॉर्मेट कैसा होता है। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करूँ तो उनका एक अलग से फॉर्मेट होता है। जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का मेरे पास में फॉर्म 16 है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है तो आपको बेसिकली इस टाइप का एक फॉर्म 16 मिलेगा जिसमें पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट जो ए होगा उसके अंदर बेसिकली डिटेल्स दी होगी कि आपको कितना अमाउंट यहाँ पे पे हुआ है, कौन कौन सी कंपनी के थ्रू पे हुआ है और कितना यहाँ पे TDS आपका कटा हुआ है। जो पार्ट बी है उसके अंदर पूरा डिटेल मेंशन होता है कि आपकी कितनी सैलरी है, आपका LTA कितना है, HR कितना है, आपने जो डिटेल्स दी है, प्रोफेशनल टैक्स आपका कितना कटा है। तो मतलब A to Z यहाँ पे डिटेल्स होती है। इवन आपकी जो डिडक्शन होती है, आपने जो LIC इंश्योरेंस दे रखा है, अपने एम्प्लॉयर को जो बता रखा है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे सारी की सारी मेंशन होती है। तो गाइस जो तीसरी टिप के अंदर आपको हमेशा अपना फॉर्म 16 जरूर कलेक्ट कर लेना चाहिए। चौथा ये है कि जैसे आपको फॉर्म 16 मिलता है, अब आपको पता कैसे लगेगा कि उसके अंदर जो मेरा पैसा कटा हुआ है मेरे एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट को जमा यहाँ पे करवाया कि नहीं करवाया। उसके लिए आपको चेक करने पड़ेगा फॉर्म 26 AS। जी हाँ, तो कैसे चेक करते हैं उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो डायरेक्टली मैं आपको एक बार फॉर्म 26 का AS का फॉर्मेट दिखाता हूँ। तो देखिए, इस टाइप का फॉर्म 26 AS होता है जो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आपका ये वाला जो अमाउंट होता है, जो TDS में आपका जो डिडक्ट हो रखा होता है, ये दोनों अमाउंट आपके यहाँ पे मैच होने चाहिए। जी हाँ, तो आपका जितना TDS कटा हुआ है वही अमाउंट यहाँ पे आपका एग्जैक्टली शो करना चाहिए। अगर शो नहीं कर रहा है तो आप अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं कि सर मेरे मिसमैच हो रहा है यहाँ पे, तो आपने अपनी TDS रिटर्न यहाँ पे फाइल कर दी है या नहीं कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना एक्शन लेना पड़ेगा। गाइस जो फिफ्थ टिप है वो है सबसे पहले आपको अपनी जो है टैक्सेबल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखिए, इस करंट ईयर से क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो हम नई टैक्स रेट के जा सकते हैं या फिर जो ओल्ड स्ट्रक्चर था उसके साथ में जा सकते हैं। मैं आपको एक सिंप्लीफाइड तरीका बताता हूँ। मैं
आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दूंगा, यहाँ पे क्लियर टैक्स का एक बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पे सेकंड वाला चूज कर लीजिए, फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21, योर एज 0 to 60। उसके बाद में गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब गाइस यहाँ पे आपकी जो भी सैलरी की इनकम है, तो आपका जो फॉर्म 16 मिला है उसमें आप देख लीजिए आपको कितनी सैलरी की इनकम मिल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ 5 लाख रुपए, या मान लीजिए 8 लाख रुपए मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने डाल दिया यहाँ पे 8 लाख रुपए। उसके बाद में मान लीजिए कोई बैंक का इंटरेस्ट वगैरह आपको मिल रहा है, या आपने मान लीजिए इंटरेस्ट पेड किया अपने होम लोन के ऊपर, या कोई भी ऐसी कोई डिडक्शन है जो आपकी सैलरी के अंदर मिल रही है, जैसे HRA हो गया, LTA वगैरह हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता, मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। अब गाइस क्या है, जो नया वाला जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसकी जो रेट है उसके अकॉर्डिंग आप जो ATC की जो डिडक्शन होती है, आपने जो इंश्योरेंस पे किया है, आपने जो बेसिकली LIC ले रखी है, या फिर मान लीजिए बच्चों की फीस है, या 5 साल का आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, तो वो जो डिडक्शंस होती थी वो आप यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप ओल्ड रेट के साथ में जाते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल 1.5 लाख की मैक्सिमम लिमिट होती है, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दी। अब देखिए मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ओल्ड स्कीम के साथ में जाता हूं तो आप देख सकते हैं मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, 8 लाख रुपए। मेरे को यहाँ पे ATC का डिडक्शन मिल गया और 44,000 रुपये मेरे को यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ा। लेकिन सेम कहानी अगर मैं नई वाली स्कीम के साथ में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी और 46,000 रुपये मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मतलब बेसिकली 2,600 रुपये मेरे को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा अगर मैं नई स्कीम के साथ में जाता हूँ तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे जो टैक्स की जो स्लैब्स है, जो पुराना वाला स्ट्रक्चर है, जो नया वाला स्ट्रक्चर है, तो अगर देखिए 5 लाख तक की इनकम है तो चाहे आप नई ले लो या पुरानी ले लो, दोनों के अंदर बेसिकली सेम आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, मतलब सेम आपको रिबेट मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ओल्ड वाली के साथ में चले। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, टैक्स इन्वेस्टमेंट कर रखी है, डिडक्शन आपको लेनी है, तो आपको हमेशा ओल्ड वाली के साथ में चलना पड़ेगा। अगर 5 के ऊपर है तो आप बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से कि किसके अंदर मेरा टैक्स जो है ज़्यादा सेव हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना अडॉप्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन सा अडॉप्ट करूँ, न्यू वाला करूँ या फिर ओल्ड वाला। गाइस जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको भी बेसिक भी बताया कि जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 लाख की डिडक्शन ले ली, तो गाइस ऐसा नहीं है कि आपके पास में आपने कोई कुछ भी इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, कोई भी प्रीमियम आप पे नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी आप फेक डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपके पास में प्रॉपर यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसकी रिसिप्ट आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं उसकी रिसिप्ट आपके पास में होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। ये बेसिकली अपलोड नहीं करना पड़ता, लेकिन जब आपका असेसमेंट होता है तब जाके बहुत प्रॉब्लम आती है। 7th गाइस जो है एडिशनल टिप ये है कि अभी जो इनकम टैक्स का जो नया वाला पोर्टल है उसके ऊपर कई सारे यहाँ पे ग्लिचेस है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा वेट कीजिए, और सब कुछ जैसे ही फिक्स होता है आपको मेरे चैनल के ऊपर यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। उसी के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली यहाँ पे फाइल कीजिए। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे ITR 1 और ITR 4 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।